हाय गाइस, वेलकम टू बबली एक्सप्लेन्स। तो पिछले एपिसोड में जैसे कि आपने देखा कि असली अपनी माँ के पास भाग के जाती है और उन्हें बताती है कि आतिश को ना गोली लगी है। और उसकी माँ शॉक हो जाती है कि क्या गोली लगी है आतिश को। फिर वो बताती है कि पक्का ना मरजान ने बोला होगा कि बताना नहीं है सच हमें घर पे, क्योंकि वो अपने पापा को प्रोटेक्ट करना चाहती थी कि हम उसके साथ कुछ करें ना, तो इसीलिए उन्होंने नहीं बताया। और उसकी माँ ना पूरी शॉक हो जाती है। तो असली अपनी माँ को कहती है कि उसको भी अब सज़ा मिलनी चाहिए, जितना दुख उसने हमारे आतिश को दिया है उतना ही दुख उसे होना चाहिए। और उसी गुस्से में असली की माँ वहाँ से चल पड़ती है। वो मरजान के रूम की तरफ जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि मरजान ना सैड सी खड़ी होती है रूम में, और वहीं पर आ जाती है असली की माँ और उसके हाथ में होता है चाकू। और वो गुस्से में ना मरजान की तरफ आ रही होती है और वो मरजान पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं और आप यहाँ पर क्यों आई हैं। और वो उनके हाथ में ना वो चाकू देख लेती है और वो पूछने लगती है कि ये आप यहाँ पर चाकू क्यों लेकर आई हैं और मेरे रूम में आपको आने की क्या ज़रूरत थी, आप यहाँ पर क्यों आई हैं। और वो काफ़ी डर जाती है। फिर वो बताती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरे बेटे को दुख देने का मतलब क्या होता है। तुम और तुम्हारे बाप ने मेरे बेटे को जितना दुख दिया है ना, अब वो ही दुख मैं तुम्हें दूंगी। मरजान बोलती है कि आई एम सॉरी, पर मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। फिर वो उसकी जो असली की माँ है ना, वो बोलती है ये ना इनोसेंट मेरे सामने मत बनो, ये तुम आतिश के सामने जो बनती हो ना, मेरे सामने एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तुम और तुम्हारी पूरी फैमिली को मैं पूरी अच्छे तरीके से जानती हूँ कि कितनी घटिया फैमिली है। तुम और तुम्हारे बाप ने जो ट्रैप्स लगाए थे आतिश पर और उसे किडनैप करवाया था वो भी मुझे पता है। और वो ना मरजान पर अटैक कर देती है पूरे ज़ोर से। और मरजान ना ऐसे थोड़ा दूर हो जाती है, पर वो मरजान पे फिर से अटैक करने ही वाली होती है कि पीछे से आके ना आतिश उसका हाथ पकड़ लेता है अपनी माँ का और ज़ोर से गुस्से से बोलता है कि आप क्या कर रही हैं माँ। फिर आतिश की माँ बोलती है कि आतिश मुझे छोड़ दो, मैं इस लड़की को छोड़ूंगी नहीं, इसी की वजह से तुम किडनैप हुए थे, पक्का इसी की प्लानिंग होगी। और वहीं पर असली भी आ जाती है तमाशा देखने। बट वो ना शौक हो जाती है कि मरजान को बचाने के लिए वो अपनी माँ के साथ भी भिड़ गया है। और फिर वो बोलता है कि यहाँ से चली जाइए आप माँ। फिर वो बोलती है कि ये सांप है और तुम सांप को पाल रहे हो आतिश। फिर वो बोलता है कि नहीं, पहले आप नाइफ़ छोड़िए, फिर मैं आपको बताता हूँ। फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्से से बोलती है कि नहीं, मैं इसे मार डालूंगी। तो आतिश भी गुस्से में बोलता है कि आप ऐसा कुछ नहीं करोगे, वो इनोसेंट है, उन्होंने कुछ नहीं किया, अपने होश में आओ, और वो मेरी वाइफ है, कोई भी उस पर कोई भी हाथ नहीं उठाएगा। और ये सुनकर ना मरजान पूरी शॉक हो जाती है, पर वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। और ये सुनकर असली का तो भाई बुरा हाल ही हो जाता है, वो तो मच सड़ जाती है पूरी। फिर ना उसके बाद आतिश फिर ना अपनी माँ को डांटने लग जाता है कि होश में आ जाएगी और आप उसे टच नहीं कर सकती, मैं आपको अलाउ नहीं करता हूँ कि आप उसको टच करो। और ये सुनते ही ना असली की माँ का तो पूरा ऐसा पारा ना हाई हो जाता है। और फिर वो बोलता है कि बाहर निकलिए, अंदर जाइए, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। और फिर वो असली को भी डांट देता है, असली तुम भी जाओ यहाँ से, यहाँ पर खड़ी क्या कर रही हो, निकलो यहाँ से। और असली भी वहाँ से चली जाती है। फिर वो भाग कर ना मरजान को पकड़ता है और पूछता है कि मरजान तुम ठीक हो ना। पर मरजान बेचारी ना यार बहुत ज़्यादा ऐसे रो रही होती है। और फिर ना वो बोलता है कि तुम पक्का ठीक हो ना, बताओ मुझे, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना। तो मरजान उसे बोलती है कि नहीं 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 लगी। फिर वो बोलता है पक्का तुम ठीक हो ना, तुम्हें कोई चोट नहीं आई। फिर बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। पर वो ना कॉन्टीन्यूसली रोती ही रहती है। और फिर वो फिर से पूछता ही रहता है कि पक्का तुम ठीक हो, रो मत प्लीज़, मैं अभी आता हूँ, ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना, मैं अभी आया बस तुम्हारे पास। और इतना कहकर ना वो वापस वहाँ से चला जाता है और अपनी माँ के पास। और पीछे से ना मरजान और ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। यार मेरे को ना मरजान पे बहुत तरस आता है सच में। फिर आएगा अब असली नज़ारा कि ना आतिश आ जाता है असली और अपनी माँ के पास। तो वो बोलता है कि आपका दिमाग ख़राब हो गया माँ, आप क्या करने वाली थी। वो बोलती है कि कोई भी मेरा बेटे को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, अगर तुम्हें कोई भी हार्म करेगा तो मैं उसको भी मार डालूंगी। तो ये आतिश सुनकर ना पूरा शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि इसमें वो इनोसेंट है, उसने कुछ भी नहीं किया, इवन दो उसने मेरी जान बचाई, वो गुंडों से मेरे लिए लड़ी, उसकी जान मेरी वजह से खतरे में गई। और तुम आपको क्या लगता है कि हम मर्डरर्स हैं, हम किसी का भी मर्डर करने आए हैं यहाँ पर, हम अपना बदला लेने आए हैं, हम यहाँ पर मर्डर करने नहीं आए हैं किसी का भी। और आप ऐसे नहीं कर सकते। फिर वो बोलती है कि तुम इन लोगों के पीछे मेरे से लड़ाई कर रहे हो। फिर वो बोलता है कि तुम टच नहीं कर सकती। फिर वो बोलता है कि वो
इस हैदर की बेटी नहीं, मेरी भी वाइफ है। अब वो करहान है और वो मेरी बीवी है और मेरी बीवी को मेरे से पूछे बिना कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। और ये सुनकर ना असली तो पागल हो जाती है, भाई ये तो गई काम से। फिर ना उसके बाद बोलता है कि वो इनोसेंट है, उसने कुछ नहीं किया। अगर उसको किसी ने भी हर्ट किया और उसकी लाइफ किसी ने भी रिस्क में डाली तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और ये सुनकर ना असली का तो पारा हाई हो जाता है। फिर वो बोलता है कि फिर वो बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो सच में ये सब कर रही है? वो इनोसेंट नहीं है, वो तुम्हारे साथ खेल रही है और तुम इसमें अड़ रहे हो। फिर वो बोलता है कि मैं आप सबसे ना लास्ट टाइम कह रहा हूँ कि उसको अकेला छोड़ दो। अगर उसको किसी ने कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा अगर मरजान को कुछ भी हो गया। और वो इतना कहकर ना वहाँ से चला जाता है। और असली का तो पारा वैसे भी हाई होता है। वो बोलती है कि अब आपको खुशी हो रही होगी ना माँ, तब तो आपने शादी नहीं रोकी, तब तो आपको लग रहा था हाँ आतिश बदला लेगा। अब बताओ, वो आपके खिलाफ भी हो गया है वो मरजान के लिए। अब नहीं आपको दुख हो रहा कि आपने शादी क्यों नहीं रुकवाई उसकी? और ये सुनकर ना उसकी माँ का भी पारा फुल हाई हो जाता है। और फिर असली तो असली है, फिर वो भौंकती ही रहती है, बोलती रहती है कि वो प्रोटेक्ट कर रहा है उसको, डिफेंड कर रहा है, आप कुछ नहीं कर पा रही। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। पर उसकी माँ ना फुल ऐसे गुस्से में होती है कि अब वो बोलती है कि अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और अब वो पक्का मरजान को ना आतिश से दूर करने के लिए कोई ना कोई प्लानिंग पक्का करेगी। और दूसरी साइड ना मरजान बेचारी रूम में बहुत ज़्यादा रो रही होती है और रूम में आ जाता है आतिश वापस मरजान के पास। तो फिर वो मरजान के पास जाता है और मरजान को कहता है कि तुम ठीक हो ना पक्का? फिर वो बोलती है कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो। और फिर वो बोलता है कि पक्का तुम ठीक हो, आर यू श्योर? और फिर मरजान फिर कह देती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। पर उसके ना वो बातें याद आने लग जाती हैं जब ये उसके लिए लड़ा था, जब इसने बोला था कि शी इज़ माई वाइफ और आप इसको हाथ नहीं लगा सकती। फिर ना आतिश उसके पास चला जाता है और उसके ना आंसू पहुँचने लगता है। फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता, प्लीज़ रो मत। और ये सुनकर ना वो काफ़ी शॉक हो जाती है मरजान। फिर उसके बाद फिर वो बोलता है कि मेरी तरफ देखो। मरजान उसकी तरफ नहीं देखती है। फिर दे कहता है कि प्लीज़ मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। फिर वो कहता है कि अगर कोई भी तुम्हें अब से कोई हर्ट करने की कोशिश करेगा तो उसे मुझसे गुजरना पड़ेगा। मैं उसे देख लूँगा अगर तुम पर किसी ने भी उंगली उठाई तो। और मैं कभी भी किसी को अलाउ नहीं करूँगा कि कोई मेरी बीवी को हर्ट करे। और ये सुनते ही ना मरजान उसकी तरफ देखने लग जाती है और आतिश भी उसकी तरफ देखने लग जाता है। और आतिश उसे बोलता है कि अब चुप हो जाओ, अब रोना नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं यहाँ पर हूँ और डरना नहीं है। फिर वो पानी लेकर आता है और मरजान को पानी पिलाता है, वो भी खुद के हाथ से। इसको तो ना थोड़ा सा बहाना ही चाहिए रोमांस करने का। फिर वो देखती है कि आतिश के ना हाथ से ना जहाँ पर गोली लगी थी वहाँ से खून आ रहा है। फिर वो बोलती है कि तुम्हारे यहाँ से तो खून आ रहा है, तुम ठीक नहीं हो। फिर वो बोलता है कि इट्स ओके, छोटी सी चोट है तो मैं ठीक हो जाऊँगा। फिर वो ना उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि नहीं, तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। फिर वो बोलता है कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मैं जा रहा हूँ, मुझे कोई काम है। फिर वो बोलती है कि जिद मत करो, तुम्हें यहाँ पर ना अभी ब्लीडिंग हो रही है और यहाँ पर बैंडेज करनी ज़रूरी है, शर्ट उतारो मैं बैंडेज करती हूँ। पर उससे एक हाथ से ना अपनी शर्ट रिमूव नहीं हो रही होती तो मरजान आती है और उसकी शर्ट उतारती है। भाई इनका रोमांस ही अलग चल रहा है। फिर वो उसकी शर्ट उतारने लग जाती है, ठीक है। तो जैसे जैसे वो शर्ट उतारती रहती है ना तो मतलब जो आतिश है ना उसको ना ऐसे मतलब फीलिंग्स आती रहती हैं और वो काफ़ी ऐसे नर्वस सा हो जाता है और उधर मरजान भी काफ़ी नर्वस हो जाती है। फिर वो देखती है कि उसके हाथ पे ना बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है, मतलब गोली में से ना जो होल हो गया होता है और वहाँ से खून ही खून निकल रहा होता है। और आतिश ना उसकी तरफ देखने लग जाता है। फिर मरजान जल्दी से बैंडेज उठाती है और उस पर ना जल्दी जल्दी दवाई लगाती है और आतिश ना उसकी तरफ कॉन्टीन्यूसली देख रहा होता है क्योंकि ना उसके हाथ बहुत ज़्यादा कांप रहे होते हैं उसी सीन के वजह से। तो जैसे वो बैंडेज लगाने लगती है ना तो उसके हाथ फिर से कांपने लग जाते हैं। तो आतिश जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, डरो मत, मैं हूँ यहाँ पर, अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा, तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं और तुम डर रही हो, तुम तो बहादुर हो ना। और फिर वो बोलता है कि
प्लीज़ मैं हूँ यहाँ पर, अच्छे से लगाओ। तो ये सुनते ही ना मरजान थोड़ी सी खुश हो जाती है कि आतिश उससे इस तरीके से बात कर रहा है और वो चेंज हो रहा है। फिर ना वो जल्दी से मरजान उसके दवाई लगा देती है और उसे बोलती है कि थोड़ा सा दर्द होगा, प्लीज़ सह लेना। फिर वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं दर्द सह लूँगा। और मरजान उस पर बैंडेज लगा देती है और उसके ना सारा खून वगैरह क्लीन करने लग जाती है। फिर उसके बाद ना वो शर्ट पहनी होती है ना, जो वो पीछे हो जाती है और ऊपर से ना मरजान की बैंडेज नीचे गिर जाती हैं। जैसे ही बैंडेज नीचे गिरती है ना तो वो ऊपर होती है, तो उसे ना जो आतिश की पीठ पर जो निशान होते हैं ना वो दिख जाते हैं। और वो सोचती है कि ये निशान कैसे हैं, ये तो ऐसे लग रहा है कि इसको बहुत पहले किसी ने बहुत ज़्यादा मारा हो। और ये देखकर ना वो पूरी शॉक हो जाती है। और गाइस, अगर आपको नहीं पता कि निशान किसके हैं, तो ये निशान है कि हाइदर ना जब ताहिर था आतिश, तब उसे बहुत पीटता था, तो ये निशान वो हैं। फिर ना आतिश भी देख लेता है कि मरजान ने उसके वो निशान देख लिए हैं और वो मरजान की तरफ देखने लग जाता है। और ये देखकर ना मरजान बिल्कुल शॉक खड़ी हो जाती है और उसके हाथ से ना सभी बैंडेज वगैरह नीचे गिर जाते हैं। और वो आतिश से पूछती है ये क्या है, और उसकी आंखों में से ना पानी निकलने लग जाता है क्योंकि वो निशान बहुत ज़्यादा थे उसकी पीठ पर। और वो पूछती है कि ये तुम्हारे साथ किसने किया। फिर आतिश ना मन में सोचता है कि इससे ज़्यादा निशान तो मेरे दिल पर हैं। और उसे ना वापस से वही पुरानी बातें याद आने लग जाती हैं कि कैसे हाइदर उसे मारता था अपनी बेल्ट से, और ये निशान हाइदर की बेल्ट के ही हैं। तो जैसे ही मरजान ना उस निशान पर हाथ लगाने लगती है ना, तो वो जल्दी से खड़ा हो जाता है। तो वो बोलती है कि ये किसने किया, ये बेरहमी तुम्हारे साथ किसने की है। और वो ना बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है वहाँ पर। तो आतिश उसे बोलता है कि ये ना तुम्हारा कंसर्न दिखाने का टाइम नहीं है, और मेरे साथ ये कंसर्न तुम बिल्कुल भी मत दिखाओ, और मुझे तुम्हारी दया की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिर वो बोलती है कि तुम क्या बोल रहे हो, मैं दया नहीं कर रही हूँ, और ये मेरे लिए कंसर्न है, तुम मेरे हस्बैंड हो। और वो बोलती है कि मैं ऐसे चुप कैसे बैठ सकती हूँ ये सब देखकर, और तुम क्या चाहते हो कि मैं चुप रहूँ। फिर वो बोलता है कि जो बीत गया सो बीत गया, और हमें इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। वो बोलती है कि हम अब वो पॉइंट पे नहीं है ना, अब मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। वो बोलता है कि नहीं, हम अभी भी सेम पॉइंट पर ही हैं। और वो उसे ना चुप करवा देता है और बोलता है कि अब ज़्यादा मत बोलो, और मुझसे कुछ भी पूछने का हक तुम्हें नहीं है। जो भी तुम देखती हो उसे तुम आंखें बंद कर लिया करो, वो भी मत मुझसे पूछा करो। अगर तुमने कुछ सुन लिया, वो भी मुझसे मत पूछो कि तुमने क्या सुना और मैंने क्या किया। फिर मरजान उसे रोक लेती है और बोलती है कि मैं चुप क्यों रहूं, मेरे साथ खुलकर बात करने की कोशिश तो करो, क्या पता मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं, शायद मैं तुम्हें समझ लूं। और फिर आतिश मन ही मन सोचता है कि इतना पेन मैं तुम्हारे साथ शेयर कैसे कर सकता हूँ, जो पेन मैं सह रहा हूँ वो मैं तुम्हें कैसे बताऊँ। फिर मरजान ना उसका हाथ पकड़ लेती है, पर मरजान का हाथ छुड़वा कर आतिश वहाँ से चला जाता है। और मरजान ना अंदर ही अंदर रूम में खड़ी होकर वहाँ पर रोने लग जाती है और सोचती है कि ये सब तुम्हारे साथ किसने किया। और मैं सोचती थी कि तुम्हारे दिल पर ही इतने सारे दाग हैं और तुम्हारे दिल पर ही इतने सारे निशान हैं कि तुम ये सब करते हो, पर ये आज मैंने जो देखा है इससे पता चलता है कि तुमने अपने बचपन में बहुत कुछ सहा है। तुम किस जगह पर बड़े हुए हो, कौन से नर्क में तुम रह रहे थे, कौन हो तुम, और यहाँ पर क्यों आए हो, क्यों ये सब कर रहे हो। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ना आतिश वो रूम में वापस चला जाता है जहाँ पर ना इसने वो सारा गैराज में रखा हुआ होता है, जो पिक्चर्स वगैरह हाइदर और मरजान वगैरह की। तो ना वो जल्दी से वहाँ पर देखता है और वहाँ पर मरजान उसकी पूरी फैमिली की पिक्चर्स होती हैं। तो वो बोलता है कि आई हेट यू हाइदर, और मैं अपना बदला तेरे से लेकर ही रहूँगा, और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वो कॉन्टीन्यूसली उसे देखता ही रहता है। वहाँ पर हमें एक मरजान की पिक्चर भी दिखाई जाती है, और वो मरजान की पिक्चर पर हाथ लगाता है और सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, मैं मरजान की तरफ क्यों खींच रहा हूँ। फिर वो मरजान की फ़ोटो की तरफ भी देखता रहता है और गुस्से से ना मरजान की फ़ोटो भी नीचे गिर देता है। और उसे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है क्योंकि उसकी आंखों के सामने वो सब कुछ रिपीट चलता रहता है, कैसे वो उसे और उसकी बहन को मारता था। फिर वो बोलता है कि हाइदर, मैं तुम्हें बर्बाद करके ही छोड़ूंगा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो गुस्से में बोलता रहता है। तभी ना दरवाजे पर कोई नॉक करता है, तो आतिश उसे पूछता है
कौन हो तुम? तो कमाल थोड़ा-सा गेट खोल के बोलता है कि यहाँ पर मैं हूँ, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? और आतिश बोलता है कि हाँ, आ जाओ, और वो ना अंदर आ जाता है। फिर वो आतिश से पूछता है कि क्या हुआ? क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? तुम ठीक तो हो? वो बोलता है कि हाँ, मैं ठीक हूँ। फिर वो बोलता है तुम पक्का ठीक हो क्या? यहाँ पर क्या कर रहे हो? और ये नीचे क्यों फेंक रखी हैं? वो बोलता है कि कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो कंटिन्यूअसली ना उन फ़ोटोज़ की तरफ देखता रहता है और मन ही मन सोचता है कि मैं अपना बदला ज़रूर लूँगा। फिर वो कमाल से पूछता है कि वो स्टोन्स के बारे में क्या हुआ जो कि तुम नज़ीर के पास ढूँढने वाले थे? वो बोलता है कि शायद मैंने ना नज़ीर को अंडर एस्टिमेट कर लिया। मैंने उसका सारा ऑफ़िस ऊपर से नीचे तक खंगाल लिया पर मुझे कुछ नहीं मिला। वो बोलता है कि वो इतना ही है, उसको अंडर एस्टिमेट ही रखो, वो कुछ नहीं कर सकता और तुम ढूँढते रहो, कहीं न कहीं तो वो ज़रूर मिल जाएँगे। फिर वो बोलता है कि ठीक है। फिर कमाल उसे बोलता है कि वो मूवी सरप्राइज़ का क्या हुआ जो तुम मरजान को देना चाहते थे? वो बोलता है कौन-सी मूवी सरप्राइज़? और फिर वो आतिश बोलता है कि वो मूवी सरप्राइज़ नहीं था, ठीक है ना? वो जस्ट उसने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं उसके लिए छोटा-सा एक गेस्चर करना चाहता था। उसको मैं जो उसने मेरे लिए किया, मैं उसके लिए कुछ करना चाहता था। और फिर वो बोलता है कि हाँ, जो भी तुम कहो, पर जो भी अगर तुम मुझे जब भी तुम कहोगे कि हम मूवी वो देखनी है, तो वो मूवी वगैरह रेडी है, तो तुम मुझे एक सिग्नल दे देना। वो बोलता है कि हाँ, ठीक है, और कमाल वहाँ से चला जाता है और हाइदर वो नीचे पड़ी फ़ोटोज़ को देखने लग जाता है। फिर ना हाइदर की फ़ोटो पर ना जो आतिश नीचे कुचल देता है अपने पैर के नीचे। फिर जैसे ही वो मरजान की फ़ोटो को कुचलने के लिए जाता है, तो वो पैर रखने ही वाला होता है कि वो मरजान के बारे में फिर से सोचने लग जाता है, कैसे मरजान उसका ध्यान रखती है एंड स्टफ लाइक दैट। तो फिर वो अपना पैर पीछे कर लेता है और उसका पैर पीछे नहीं कुछ उसकी फ़ोटो नहीं कुचलता। फिर वो सोचता है कि अब मैं तुम्हारा क्या करूँ मरजान, और ये सोच कर ना वो वहाँ से चला जाता है और वहाँ से की उठाता है और रूम की डोर बंद कर देता है और उसे लॉक लगा कर जाता है कि पीछे से उसके कोई भी यहाँ पर ना आ सके, क्योंकि यहाँ पर आना बैन है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मरजान ना किचन में जाती है और अपना दूध पीने के लिए गर्म कर रही होती है और वो बाहर देखती है कि क्या बाहर आतिश है, और वो देखती है कि बाहर बारिश हो रही होती है। फिर वो ना सोचने लगती है कि आतिश के साथ ऐसा किसने किया होगा, कौन है आतिश का इतना बड़ा दुश्मन, और वो देखती है कि आतिश भीगा हुआ बाहर से अंदर आ रहा होता है। तो वो भागकर आतिश के पास जाती है और पूछती है क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? फिर आतिश बोलता है कि क्या हुआ, मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ। फिर वो बोलती है कि तुम भीग गए हो, तुम्हें बीमार होना है क्या, यहाँ पर आओ मेरे साथ। फिर वो आतिश का हाथ पकड़ती है और अंदर ले आती है। फिर वो उसे बोलती है कि तुम इतना भीग गए हो, तुम बीमार हो जाओगे। फिर वो बोलता है कि हाँ, मैं बीमार हो गया तो तुम काफ़ी अपसेट हो जाओगी ना। फिर वो बोलती है कि हाँ, मैं शायद अपसेट हो जाऊँगी, क्योंकि तुम बीमार हो गए तो मैं भी तो बीमार हो सकती हूँ ना। फिर वो बोलती है कि तुम अपने थोड़े वर्ड्स कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर वो टॉवल लेकर आती है और आतिश के सर पर रख देती है और उसके बाल वगैरह ना सुखाने लग जाती है ताकि उसको कोल्ड ना हो जाए। तो आतिश ना उसे कंटिन्यूअसली देखता ही रहता है। तो मरजान भी उसे कंटिन्यूअसली देखती रहती है। वैसे यार मेरे को ना आतिश की एक बात समझ नहीं आती, कभी-कभी तो ये मरजान के इतने ज़्यादा क्लोज़ हो जाता है और कभी-कभी इतना दूर उसे धकेल देता है कि मतलब बहुत ज़्यादा इन दोनों में फासले आ जाते हैं। मतलब बहुत ईज़िली लोगों पर ट्रस्ट कर लेता है और मरजान पर करता नहीं है। ख़ैर, तो फिर वो अपने मन में सोचता है कि मैं तुम्हारा क्या करूँ मरजान, तुम मेरी फ़िक्र मत किया करो। फिर वो बोलती है कि अगर तुम इसी तरीके से एक्टिंग करते रहे ना, तो तुम्हारा एंड तुम खुद लेकर आओगे। तुम्हारे एनिमी या फिर कोई भी तुम्हारा दुश्मन है ना, उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम खुद ही मर जाओगे। फिर वो बोलता है कि अच्छा? फिर वो बोलती है कि प्लीज़ अपना ध्यान रखा करो और ऐसे मत करा करो, और अभी तुम बारिश में भीग कर आए हो, अभी मैंने दवाई लगाई थी तुम्हारे ज़ख्म पर। तो फिर वो बोलता है कि कुछ नहीं होगा मुझे। फिर वो बोलती है क्यों? वो बोलता है कि मेरे पास तुम हो ना, तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। तो मरजान वहाँ पर खड़ी होकर देख रही होती है उसकी तरफ। फिर बोलता है कि क्योंकि तुम मेरे पास हो और तुम मुझे बचा ही लोगी। फिर वो बोलती है कि मुझे समझ नहीं आता कि ये तुम्हारे आस-पास जो इतनी बड़ी-बड़ी दीवारें तुमने खड़ी कर रखी हैं, वो क्यों की हैं? हम दोनों में तो सब ठीक हो गया था ना, फिर भी तुमने वो दीवारें अभी तक क्यों खड़ी कर रखी हैं? तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारी जो फायरनेस है, वो हमेशा मेरे लिए ही क्यों रहती है? तुम मेरे साथ ही ऐसे ग्रम्पी बनकर क्यों रहते हो? और ये सुनकर ना आतिश थोड़ा मुँह परा कर लेता है। तो फिर वो बोलता है कि कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो बोलती है कि
तुमको मुझे मालूम है कि उन लोगों ने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, पर अब अगर तुम दूसरे लोगों को हर्ट करोगे और उसमें अपने आप को रिवर्स करोगे कि हाँ वो दिन वापस आ जाएं, तो कैसे चलेगा। फिर वो बोलता है कि मैंने लास्ट चेक किया था कि तुम्हारे पास साइकोलॉजी डिग्री नहीं है, तो अपनी ऑब्जर्वेशंस ना अपने पास ही रखो, और मेरे पास ये केयर दिखाने की तो ज़रूरत नहीं है। फिर मरजान गुस्से में बोलती है कि मैं सिर्फ तुम्हारी केयर कर रही हूँ। फिर वो बोलता है कि तुमने क्या सोचा कि तुम मेरी केयर क्यों कर रही हो। फिर वो बोलता है कि ये तो जो तुम दया मुझ पर दिखा रही हो ना, वो मुझ पर मत दिखाओ, उन पर दिखाओ जिन्हें इनकी ज़रूरत है। मुझ जैसे पर ये दया अपनी वेस्ट मत करो, और मुझे तुम्हारी दया की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यार इसको मूड स्विंग्स होते हैं क्या, क्या है इसके। फिर वो बोलता है कि मेरे जैसे ग्रम्पी पर तो दया बिल्कुल भी मत करो। और ना मरजान सच में सैड हो जाते हैं यार इतनी हार्श बातें सुनकर। फिर ना मरजान देखती है कि जो उसने दूध गर्म रखा था ना वो उबल जाता है, और वो जल्दी से उस दूध को संभालने लगती है। आतिश पीछे खड़ा खड़ा उसके बारे में 1 मिनट सोचता है और वहाँ से फिर चला जाता है। और मरजान देखती है कि आतिश रूम के बाहर और किचन से बाहर निकल रहा है, तो वो वहाँ पर खड़ी हुए ये सोचने लग जाती है कि ये आतिश का मैं क्या करूँ, ये हुआ क्या है इसको। कभी ये बहुत अच्छा बन जाता है, कभी ये बिल्कुल ऐसा हो जाता है, इसे हुआ क्या है। फिर दूसरा सीन दिखाया जाता है कि असली को ना एक कॉल आती है और वो पूछती है कि क्या चाहिए तुम्हें, क्यों मुझे बार बार कॉल कर रहे हो, मैंने कहा ना अभी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। फिर वो बोलती है कि बोलो जल्दी क्या काम है तुम्हें। तो दूसरी ओर कॉल होती है नज़ीर की, तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें बस चेक करना चाहता था, जब हम लास्ट टाइम मिले थे तुम काफ़ी ऐसे टेंस लग रही थी। तो वो बोलती है कि अगर तुमने इस बार आतिश को हार्म करने की कोशिश की तो मैं मार डालूँगी तुम्हें। फिर वो बोलता है कि मैंने तो इसलिए फ़ोन किया था कि तुम हमारी पार्टनरशिप के बारे में क्या सोचा तुमने, येस या फिर नो, और तुम क्या सोचती हो कि मेरे साथ पार्टनरशिप रखनी चाहती हो या नहीं। फिर वो बोलती है कि हाँ मैं रखना चाहती हूँ, पर अगर इस बार तुमने आतिश को कुछ भी किया तो मैं तुम्हें गोली मार दूँगी, और तुम्हारे साथ साथ मैं तुम्हारी मरजान को भी गोली मार दूँगी, क्योंकि मरजान मेरे को ज़रूरी नहीं है, मुझे आतिश ज़रूरी है, और मुझे मरजान को आतिश से दूर करना है, और तुम्हें मरजान चाहिए और मुझे आतिश चाहिए। और वो बोलती है कि आगे से अपना जो भी स्टेप तुम रखोगे ना तो वो सोच समझ के रखना। पर वहीं पर आ जाता है कमाल, और कमाल को देख के असली का मुंह का रंग उड़ जाता है, और कमाल वहाँ खड़ा होकर ना वो बातें सुन रहा था, और वो कमाल उसकी तरफ देख रहा होता है कॉन्टिन्यूसली ऐसे पूरा शॉक्ड होकर, और उधर असली का भी पूरा मुंह उड़ा हुआ होता है, क्योंकि उसे लगता है कि कमाल ने उसकी सारी बातें सुन ली। और वो कमाल को बोलती है कि कमाल तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। पर कमाल वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता, कुछ भी, और वो बस खड़ा होकर असली की तरफ देखता रहता है, और असली कमाल की तरफ शॉक होकर कि कमाल तुम यहाँ पर कैसे आए। तो कमाल उससे बोलता है कि मैं तो अभी यहाँ पर आया, क्या हुआ, तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो। फिर वो बोलती है कि तुम क्या सुन रहे थे यहाँ पर खड़े होकर। तो वो बोलता है कि मैंने तो कुछ नहीं सुना, मैं तो वो सुन रहा था कि जब तुम उस बेचारे आदमी को धमकी दे रही थी कि आगे से अपने कदम सोच समझ कर रखना। तो वो बोलती है हाँ वो ऑफिस में से फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो फिर बोलता है कि हाँ ओके। तो बोलता है कि मरजाना और आतिश कहाँ हैं। तो वो बोलता है कि वो मरजाना को कुछ सरप्राइज़ देना चाहता था, तो बाहर कुछ लोग आ रहे हैं, तो वो उसे बाहर लेकर गया है मेंशन के। तो वहाँ पर सीन कट हो जाता है, और ये सीन में हम देखते हैं कि आतिश मरजान को बोलता है कि तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। तो वो बोलती है कि प्लीज़ मुझे बता दो क्या सरप्राइज़ है। वो बोलता है कि तुम्हें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, वो लोग आ गए। और उन्हें देखते ही मरजान बोलती है कि कौन है ये लोग। तो वो बोलता है कि 2 मिनट रुको तो सही। तो तभी वो गाड़ी उनके पास आकर खड़ी हो जाती है, और उनमें से निकलते हैं वहीं 2 ओल्ड लेडी और मैन, जिन्होंने ना मरजान और आतिश को जंगल के टाइम पे रखा था, अगर आप सबको याद हो तो वो लोग जल्दी से मरजान और आतिश उनके पास भाग कर जाते हैं, और वो उन लोगों को अच्छे से मिलते हैं, और वो लोग भी काफ़ी खुश हो जाते हैं उन दोनों को मिलकर। यहाँ पर हैदर और उसकी वाइफ आ जाते हैं और बोलते हैं ये कौन है। तो हैदर की वाइफ कहती है कि ये हमारे मेंशन में कोई कोई भी आ सकता है क्या अब। फिर हैदर तो कुछ नहीं बोलता। फिर कमाल और असली भी बाहर आ जाते हैं। असली तो देख कर ना ऐसे बिल्कुल जल बुन जाती है कि ये हो क्या रहा है, और आतिश मरजान के लिए किन लोगों
लोगों को यहाँ पर बुला रहा है। फिर हम देखते हैं कि जल्दी से मरजान फिर उस ओल्ड मैन को भी मिलती है। फिर वो बोलती है कि आपको देखकर ना मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर वो जल्दी से आतिश को बोलती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये दोनों आ रहे हैं। फिर वो बोलती है कि इसकी गलती नहीं है, हमारी छत में से पानी निकल रहा था तो वो ये बेचारा हमारे घर को डील कर रहा था, तो अभी उसको टाइम लगेगा, तो इसीलिए इसने हमें यहाँ पर बुला लिया रहने के लिए। अब हम यहीं पर रहेंगे कुछ दिनों के लिए जब तक हमारे घर की छत ठीक नहीं हो जाती। और ये सुनकर ना मरजान जल्दी से उनको हग कर लेती है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि असली की माँ भी आ जाती है और वो पूछती है कमाल से कि आतिश ने कोई स्टाफ हायर किया है क्या। फिर कमाल ना कुछ नहीं बोलता और फिर वहाँ से चला जाता है उन ओल्डर मैन से मिलने। ठीक है, तो फिर जैसे ही वो वहाँ पर जाकर मिलता है ना, तो पीछे उसकी असली की माँ और असली दोनों एक दूसरे को ना ऐसे गंदी गंदी सी नज़रों से देख रहे होते हैं। तो फिर मरजान उस ओल्ड लेडी और मैन से कहते हैं कि आप थक गए होंगे बाहर खड़े खड़े, चलो घर चलते हैं। तो जैसे वो घर जाते हैं ना, तो यहाँ पर हम देखते हैं हैदर और उसकी बीवी को ये चुगली कर रहे होते हैं कि यहाँ पर मेंशन में कोई नहीं आना चाहिए। हैदर कहता है एक बार मेरे हाथ में सब कुछ आने दो, यहाँ से सबको निकाल दूंगा। फिर बाहर अंदर आते ही वो शूज़ उतारने लगती है, तो मरजानों ने मना कर देती है कि आप यहाँ पर ये मत कीजिए, ये ज़रूरी नहीं है, आप ऐसे ही अंदर आ जाइए। और ये देख कर ना वो दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं और वो थैंक यू बोलकर अंदर आते हैं। और जैसे ही वो लोग अंदर आकर बैठते हैं तो मरजान उन्हें बोलती है कि जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, आपको क्या चाहिए। और पीछे से असली और उसकी माँ भी आ जाती हैं इनकी बातें सुनने। गाइस ये पंगा करेंगी पक्का। तो फिर वो बोलते हैं कि आपको भूख लगी है, आपको कुछ चाहिए, आपको चाय चाहिए, आपको कॉफ़ी चाहिए। तो वो लेडी बोलती है कि हमारे आसपास ऐसे मत घूमो बेटा, तुम बैठ जाओ हमारे साथ बातें करो, और तुम ऐसे क्यों कर रही हो, हम सब कुछ, अगर हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी हम ले लेंगे। फिर आतिश उसे बोलता है कि कोई बात नहीं, आपको जो भी चाहिए बता दो। तो फिर वो कुछ नहीं बोलते हैं आप बैठ जाओ। तो फिर वो बोलते हैं बैठो बैठो बैठो। फिर मरजान को उसके साथ बिठा देती है आतिश के साथ। फिर वो बोलता है कि तुम लोग कितने अच्छे लगते हो साथ में, और आज मैं देख रही हूँ कि तुम में ना वो चार्म नहीं है जो तुम वहाँ पर आए थे ना हमारे घर, तब तुम दोनों कितने खुश थे, अब तुम दोनों के बीच क्या हो गया है। तो मरजान और आतिश कुछ भी नहीं बोलते। फिर जो ओल्ड आदमी होता है ना, वो बोलता है कि तुम दोनों बहुत अच्छे हो, तुम सबकी परवाह करते हो खुद की ही नहीं। तो फिर वो लेडी उठती है, कहती है कि तुम दोनों आपस में बोलते नहीं हो ना, तो एक दूसरे का उनका हाथ उठाती है और एक दूसरे के हाथ पर रख देती है और बोलती है ये हाथ कभी भी मत छोड़ना, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं और इधर असली और उसकी माँ तो जल बुनकर राख हो जाती हैं कि ये दोनों कर क्या रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो वहाँ पर बैठी रहती है और बोलती है कि ये हाथ तभी छूटना चाहिए जब तुम सोचो कि अब ये हाथ मैं वापस से नहीं पकड़ूंगा। और फिर वो दूसरे आदमी अपने आदमी की तरफ देखती है और बोलती है कि इन्होंने भी ऐसे हाथ मेरा पकड़ा था। फिर ना मरजान शर्मा कर वहाँ से चली जाती है और आतिश भी वहाँ से चला जाता है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों आपस में ना बात कर रहे थे कि हम दोनों ना अब वापस तभी जाएंगे जब इन दोनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले ये दोनों कितने अच्छे थे, अब इन दोनों में पक्का कुछ ना कुछ तो हुआ है, इसलिए हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक ये दोनों वापस से ठीक नहीं हो जाते। फिर नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है बुराक जो कि ना आतिश और मरजान की कोई न्यूज़ पढ़ रहा था ऑनलाइन। और इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको हिंट दे दूँ, इसके साथ ना कोई चुल ज़रूर है। ये यहाँ पर हैदर से या फिर आतिश से, इन दोनों में से किसी के साथ तो बदला लेने यहाँ पर आया हुआ है। तो यहाँ पर आ जाती है मैनेजर और वो बोलती है कि तुम्हें ना वो फाइल्स जो मैंने दी थी वो कंप्लीट करके मेरे ऑफिस में पहुँचा दो। और वहीं पर आ जाती है दीमत और वो बोलती है कि आज मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर नहीं जा पाऊँगी। तो फिर वो बोलते हैं कि नो वे, मैं अकेला नहीं जाऊँगा। फिर बोलती है कि लेट्स स्केजुअल, अपन स्केजुअल कर देते हैं, कभी फिर चलेंगे। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तो शाहीन ना फिर बुराक से पूछता है कि तुम दीमत को पसंद करते हो क्या। वो बोलता है कि शायद। तो फिर वो बोलता है कि ये टिकट्स ले लो और उसे ना घूमने लेकर जाओ और उससे ना अपने दिल की बात कह देना, और ये मेरा एहसान तुम कभी मत भूलना। फिर वो बोलता है कि कॉन्सर्ट की टिकट्स हैं। वो बोलता है हाँ कॉन्सर्ट की टिकट्स हैं। तो फिर वो भागकर दीमत के पास जाता है और बोलता है कि तुम मेरे साथ कॉन्सर्ट में चलोगी। तो दीमत बोलती है कि कौन से कॉन्सर्ट में। तो वो बताता है कि कोई कॉन्सर्ट लगा हुआ है यहाँ पर, तो मैंने टिकट्स भी ले ली है और ये पक्का बहुत अच्छा कॉन्सर्ट होने वाला है, तुम चलोगी। फिर बोलती सोच के बताऊँगी। फिर हमें दिखाया जाता है आतिश बैठा ना स्टडी रूम में कुछ सोच रहा होता है और तभी वहाँ पर आ जाती है मरजान। तो मरजान उसे बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, गेस्ट तो बाहर बैठे हैं, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बोलता है कि थोड़ा सा मैटर हो गया था और मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं अभी आता हूँ, तुम जाओ यहाँ से।
फिर वो बोलती है कि थैंक यू सो मच सबके लिए इतना सोचने के लिए, और तुमने उन लोगों के बारे में सोचा उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और उनको इनवाइट करने के लिए तुमने मेरी बहुत मदद की है। फिर वो बोलता है कि तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैंने ये तुम्हारे लिए नहीं किया। इसको फिर से मूड स्विंग्स होने लग गए गाइस। फिर वो बोलती है कि ओके ठीक है, मैं अपना थैंक्स वापस ले लेती हूँ, मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगी। फिर वो बोलता है कि हाँ ठीक है, तंग मत करो और यहाँ से चली जाओ। फिर बोलती है कि एक्चुअली ना मैं यहाँ पर कुछ कुछ और कहने के लिए आई थी। जो उस रात हुआ था, मतलब उस रात मतलब जब इसके निशान इसने देख लिए थे, तो वो बोलता है कि मैंने उस रात के बारे में कोई बात नहीं करनी और प्लीज़ तुम यहाँ से चली जाओ। फिर वो बोलती है कि पर मेरे पास बहुत कुछ है कहने को, मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। फिर वो खड़ा हो जाता है और गुस्से में बोलता है कि प्लीज़ क्लोज द टॉपिक हेयर। फिर वो बोलती है कि मैं तुम्हारी प्राइवेसी में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करना चाहती थी, पर मेरी लाइफ ना कुछ टाइम से शेक हो चुकी है, मुझे नहीं पता मुझे किस पर ट्रस्ट करना चाहिए किस पर नहीं। जिन लोगों पर मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती थी वही मेरे को धोखा दे रहे हैं, और अब मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ और तुम भी मुझ पर ऐसे चिल्लाते रहते हो। फिर वो बोलती है कि मैं तुमसे ये नहीं पूछ रही कि कौन सही है कौन गलत है, और ना ही मुझे ये पता है कि कौन सही है, मेरा बाप सही है या गलत है, पर मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ और मेरे इंटेंशंस गलत नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारा दर्द बांटना चाहती हूँ। और आतिश ना उसे देखता रहता है। फिर वो कहती है ना, मैं बस यही कहना चाहती थी कि मुझे ऐसे लगता है कि हम दोनों ना बहुत ज़्यादा अकेले हो गए हैं, हम दोनों किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते और हमारी सिचुएशन ना बिल्कुल एक जैसी हो गई है। और मैं बिल्कुल भी तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी पुरानी बातें छेड़कर, बस मैं ये चाहती थी कि शायद तुम अपना दिल मेरे साथ खोल सको और तुम्हारा दर्द कुछ कम हो सके। और आतिश ना फिर उसकी तरफ देखता रहता है। फिर वो बोलता है कि छोड़ो इन बातों को और चलो, गेस्ट वेट कर रहे हैं, उन्हें हमें वेट नहीं करवाना चाहिए। और इतना बोलते ही ना वो रूम से बाहर चला जाता है और मरजान वहाँ खड़ी होकर उसे देखती रहती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। जो मरजान के घर काम करते हैं ना, तो आंटी उनके साथ बैठी होती है, तो वो बोलती है उसकी लड़की को कि तुमने ऐसा क्यों मुंह बना रखा है जैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया हो। तो वो लड़की जल्दी से अपनी माँ की तरफ देखकर बोलती है नहीं नहीं, मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो फिर उसकी माँ बोलती है नहीं नहीं, इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, अगर होता तो मुझे ज़रूर बताती। फिर ये कहती है कि नहीं नहीं, इसका बॉयफ्रेंड तो होगा, आजकल ना बच्चे बताते नहीं अपनी माँ को, ये पक्का इसको चप्पलें पड़वाएगी। और फिर वो बोलती है नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और उसकी माँ को ना शक हो जाता है कि हाँ, क्या पता इसने मुझे बताया ना हो। फिर दूसरा सीन शिफ्ट होता है आतिश और उस अंकल के ऊपर। वो अंकल आतिश को कुछ दिखा रहा होता है और आतिश का बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं होता, वो कुछ और सोच रहा होता है। फिर वो अंकल कहते हैं कि आतिश बेटा, क्या हुआ, तुम्हारा ध्यान नहीं है क्या, तुम ठीक हो और तुम क्या फ़ील कर रहे हो, मुझे बता सकते हो। वो बोलता है नहीं नहीं अंकल, मैं ठीक हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। फिर वो बोलता है कि नहीं, तुम बोलने से कह रहे हो कि तुम ठीक हो पर अंदर से तुम ठीक नहीं हो। और फिर ना वो मरजान की तरफ देखने लग जाता है, और जो धर्मस अंकल होते हैं ना, वो समझ आते हैं कि इन दोनों में के बीच पक्का कुछ ना कुछ तो चल रहा है। फिर वो बोलता है कि नहीं नहीं अंकल, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आपको पता ही है। फिर वो बोलता है कि हर एक मैरिज में लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे रूठ कर बैठ जाएंगे, तो मैं अपनी बीवी को मनाना चाहिए। और ये सुनकर ना फिर वो देखने लग जाता है उसकी तरफ। फिर वो बोलता है कि ये बताओ मेरे को कि क्या तुम दिल से प्यार करते हो उसे। तो फिर वो बोलता है कि हाँ, सब लोग ही दिल से प्यार करते हैं ना, इसका मतलब ये मान गया क्या। तो फिर वो बोलता है कि ऐसे होना चाहिए, हर किसी को दिल से ही प्यार करना चाहिए, किसी को भी बाहर से दिखावा नहीं करना चाहिए। फिर वो बोलता है कि सिर्फ बोलने से नहीं, जो तुम बोल रहे हो तुम्हारी आंखों में भी शो होना चाहिए कि तुम उस बंदे से या उस लड़की से प्यार करते हो। फिर मिर्जान से ना वो आंटी पूछती है कि बेटा तुम दोनों में क्या हुआ है, मुझे बताओ, क्योंकि जब तुम गाँव आए थे तब तो तुम दोनों की आंखों में बहुत ज़्यादा शाइन थी और एक दूसरे के लिए तुम जान देने के लिए तैयार थे, पर अब क्या हुआ है, अब तुम ऐसे अपसेट दोनों क्यों लग रहे हो। तो मरजान उसे बताती है कि आंटी मुझे लगता है शायद मैंने ना उसका दिल तोड़ दिया। तो आंटी कहती है तो बेटा इससे क्या होगा, क्या हुआ अगर तुमने उसका दिल दुखा दिया, तो अब तुम्हें उसे ठीक करना होगा। और ये बातें ना असली सुन लेती है दूर खड़ी हुई और स्माइल करने लगती है। इसका शैतानी दिमाग पक्का गाइस कुछ ना कुछ तो करेगा। फिर वो आंटी मरजान को कहती है ना, हर मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर आता है, तो तुम मुझे ये बताओ कि उसे क्या पसंद है, वो क्या खाता है सबसे ज़्यादा। तो मरजान कहती है मुझे तो नहीं पता। फिर वो बोलती है कि बेटा तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हें नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, हम पता करते हैं कि उसे क्या पसंद है, तो हम वही बनाएंगे और मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्यूट कर दूंगी। फिर वो बोलते ही है कि मुझे तो खाना भी बनाना नहीं आता। वो बोलती है कि तुम्हारी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं क्या, तो वो चुप हो जाती है। फिर वो बोलती है कि कोई बात नहीं, हम दोनों हैंडल कर लेंगे। फिर वो बोलती है कि हाँ, और यहाँ पर असली करीना स्माइल कर रही है, ये पक्का कांड करेगी भाई, पक्का लिखवा लो।
फिर सीन शिफ्ट होता है हायदर और नज़ीर पर। वो समुंदर के किनारे खड़े होकर ना बातें कर रहे होते हैं और वो बोलता है कि आतिश की शादी हो चुकी है और वो मेरे घर पे पता नहीं क्या कुछ लेकर आ रहा है और ये शादी मुझे बहुत बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कहीं ये शादी इनकी चल ना जाए। तो नज़ीर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, उनका जल्द ही डिवोर्स हो जाएगा और ये मैं लिख कर देता हूँ, वो पक्का डिवोर्स लेंगे। फिर वो बोलता है कि मुझे ना कुछ और तंग कर रहा है। फिर वो बोलता है कि क्या? वो बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि इस बार आतिश कुछ ज़्यादा ही चुप है, क्योंकि तुमने ही उसकी अकॉर्डिंग तुमने उसको किडनैप किया था और तुम उसके घर में रह रहे हो और वो तुझे कुछ नहीं कह रहा, क्यों? तुम्हें क्या लगता है कि वो कुछ करने वाला है? वो बोलता है कि हाँ, कुछ तो कुछ ना कुछ करेगा। फिर वो बोलता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि ये बंदा डेंजरस है। तो हाइदर कहता है कि अब मैं उससे नहीं डरता, अब मुझे ना हर स्टेप सोच समझ कर चलना होगा और मैं सब कुछ प्लान करके ही चलूँगा और इस आदमी को तो हमारी ज़िंदगियों से मैं गायब करके ही रहूँगा। फिर वो बोलता है कि हाँ, पक्का ऐसा ही करना होगा। तो फिर वो बोलता है कि मैं हाइदर हूँ और मैं ये सॉल्व करके ही रहूँगा। फिर नज़ीर उससे बोलता है कि हमें ये कुछ ना कुछ और सोचना होगा आतिश को हमारी लाइफ से निकालने के लिए। तो यहाँ पर ना असली नाटक कर रही होती है कॉल पर बात करने की और वो बोलती है कि ओ, वो उसे ना बाहर का खाना तो पसंद नहीं है, केक बना हुआ, वो भी चॉकलेट वाला, उसे ना घर का चॉकलेट केक ही पसंद है, तो आप घर का नहीं बना सकते? ओहो, कोई बात नहीं आतिश, तो अब बेचारे का मन था चॉकलेट केक खाने का, तो अब वो अपसेट हो जाएगा। तो ये गुल्लू आंटी सुन लेती है। फिर वो मिर्ज़ान को बताती है कि तुमने सुना, उसका आतिश का चॉकलेट केक खाने का मन है, क्योंकि ना हम चॉकलेट केक ही बनाए। तो मिर्ज़ान कहती है मुझे नहीं बनाना आता। फिर वो बोलती है चलो किचन में, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। फिर जैसे ही वो वहाँ से जाती है ना तो हमें असली दिखाई जाती है। इसका शैतानी दिमाग इतना गंदा है ना गाइज़, इसने ही ये पक्का झूठ बोला है कि आतिश को चॉकलेट केक पसंद है और ये स्माइल कर रही होती है और बोल रही होती है अब मैं देखती हूँ तुम कैसे उसके दिल तक पहुँचती हो मरजान। और वो खुश होकर वहाँ पर बैठ जाती है और ये प्लानिंग करती रहती है कि अब तमाशा होगा और मैं नज़ारे लूँगी। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि मरजान ना किचन में आ जाती है और केक बनाने की ना फुल तैयारी कर रही होती है और गुल्लू आंटी और जो उनकी जो मेड्स हैं ना, दो, वो भी उनकी हेल्प कर रही होती हैं। पूरा केक बना रही होती है और उसे बिल्कुल भी कुकिंग नहीं आती और वो फिर भी आतिश के लिए ट्राई कर रही होती है और जो मेड्स होती हैं ना वो भी उनकी हेल्प कर रही होती है। तो वो काफ़ी खुश होती है और बोल रही होती है कि आज मैं काफ़ी अच्छा केक बनाऊंगी और आतिश खुश हो जाएगा। और जैसे ही वो केक बना रही होती है ना तो उसके मुंह पर ना आटा लग जाता है और वहीं दूर खड़ा आतिश ये सब देख लेता है और वो धीरे धीरे मरजान की तरफ किचन की तरफ आता है और वो देखकर कि उसके मुंह पर आटा लगा है वो वहाँ खड़ा होकर स्माइल करने लग जाता है। फिर वो मरजान की तरफ आता है और मरजान की तरफ देखने लग जाता है और स्माइल करता है। तो मरजान बोलती है ऐसे क्या देख रहे हो मेरी तरफ? तो मरजान फिर चुप हो जाती है और आतिश उसको कॉन्टिन्यूसली देखता ही रहता है और फिर वो अपना हाथ आगे लाता है और मरजान के लिप्स पर और नाक पर जितना भी आटा लगा होता है ना वो उसे साफ़ करने लग जाता है और स्माइल करता ही रहता है। और फिर जो वहाँ पर मेड्स खड़ी होती हैं ना वो वहाँ से चली जाती हैं उनको प्राइवेट टाइम देकर। फिर जो आंटी होती हैं वो बोलती हैं कि मैं साफ़ कर दूँगी बेटा, तुम जाओ, यहाँ से कुछ बन रहा है यहाँ पर। और आतिश वहाँ से चला जाता है और फिर यहाँ पर मरजान का केक बनकर रेडी हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो बोलती है पता नहीं कैसा टेस्ट में होगा। तो तभी वहाँ पर ना उसकी माँ आ जाती है और बोलती है ये तुम क्या कर रही हो, इससे अच्छा तो तुम ऑर्डर कर लेती, ये क्या केक है? तो गुल्लू आंटी बोलती हैं कि ये मरजान ने अपने हाथों से बनाया है। तो वो बोलती है कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा ये तो, और ना ही ये केक की तरह लग रहा है, कितनी गंदी शेप है इसकी। और ये सुनकर ना मरजान का दिल थोड़ा सा टूट जाता है और वो चुप हो जाती है। पर जो आंटी गुल्लू है ना वो बोलती है कि मिसेस नरमीन, यहाँ प्यार में ना कभी भी शेप नहीं देखी जाती, प्यार में ये देखा जाता है कि हमने कितना स्ट्रगल किया है वो चीज़ बनाने में और हमारा प्यार उस चीज़ में कितना है उस चीज़ को बनाने के लिए। अब आप ही देखो, मरजान को कुछ नहीं कुकिंग आती पर फिर भी उसने प्यार से कुछ ना कुछ बनाया ना। तो जिन लोगों के दिल में नफ़रत भरी होती है उन्हें ही शेप से फ़र्क पड़ता है, जिन लोगों के दिल में प्यार होता है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इतना कहकर ना वो वहाँ से चली जाती है कि मुझे अपने हस्बैंड को देखना है। और ये उससे ना गुस्सा आ जाता है नरमीन को और वो बोलती है मरजान को कि ये खुद के बारे में सोचती क्या है, यहाँ पर गेस्ट आई है और अपने मैनर्स घर पे भूल आई है क्या? फिर वो मरजान उसकी साइड लेती है, वो बोलती है कि शायद उन्होंने सही कहा था। फिर वो बोलती है कि तुम भी उनकी साइड ले रही हो और तुम्हें क्या लगता है
कि ये लवी-डवी मोमेंट्स करके तुम आतिश के करीब आ जाओगी। फिर वो बोलती है कि तुम उस आदमी के लिए ये सब कर रही हो जिसने तुम्हें अपसेट किया है, हमें अपसेट किया है। तो फिर मरजान ना आतिश की साइड लेती है, बोलती है कि पापा ने मुझे ज़्यादा अपसेट किया है। तो नरमीन बोलती है कि वो तुम्हारे फादर हैं और यहाँ पर क्या तुम कर रही हो किचन में? यहाँ पर घर-घर खेलने से अच्छा है कि तुम बाहर जाओ, ऑफ़िस में जाओ, वहाँ देखो क्या हो रहा है। पर नहीं, यहाँ पर तो तुम्हारे ये नखरे नहीं लौट आ रहे। फिर वो बोलती है कि यहाँ पर ये केक तुम उस आदमी के लिए बना रही हो जिसने मेरी ज़िंदगी और मेरे बेटे की ज़िंदगी ले ली। और मरजान वहाँ पर चुप हो जाती है और बोलती है कि ये कोई फ़नी जोक नहीं है। और इतना कुछ बोलकर ना वो मरजान को वहाँ पर छोड़कर बाहर चली जाती है। फिर मरजान थोड़ी काफ़ी अपसेट हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो मरजान की मेड होती है ना, उसका लव डव, तो यहाँ पर ये इस लड़के के साथ जाती है और बोलती है कि आई एम सो सॉरी, मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया। और इसने ना ब्रेकअप अपनी बहन की वजह से किया था, क्योंकि इसकी बहन इसको धमकी देती थी कि मैं माँ को बता दूंगी और यहाँ पर मालिक को भी बता दूंगी। तो फिर ये माफ़ी मांगती है, तो ये लड़का इससे मना कर देता है, बोलता है कि मैं मुंह से तो तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ पर अपने दिल से नहीं। और ये लड़की फिर से यहाँ पर खड़ी होकर सुनती रहती है इनकी बातें। पर यहाँ पर ये बेचारी माफ़ी मांगती रहती है, पर ये मना कर देता है मलिक कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा और हमारे बीच अब कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। और ये सब कहकर ना वो वहाँ से चला जाता है और बोलता है कि सिसक, हम मुझे यहाँ से जाना होगा। और वो वहाँ से चला जाता है। तो वो देखते हैं कि सिसक अभी अकेली रह गई, तो वो ये लड़की वहाँ पर सिसक के पास जाती है और बोलती है कि तुमने तो मुझे कहा था कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है और तुम यहाँ पर मेरे पीठ के पीछे उससे मिल रही हो। जाकर बताऊँ क्या मालकिन को मैं, वो घर से निकाल देंगी तुम्हें। फिर वो बोलती है कि ठीक है बता दो, फिर मैं भी बता दूंगी कि मेरी रिलेशनशिप तो इस लड़के के साथ ही है पर तुम्हारी रिलेशनशिप नरमीन के साथ है। वो बोलती है क्या बोल रही हो? फिर वो फ़ोन पे दिखा देती है जब नरमीन इसको डायमंड के ईयरिंग्स दे रही थी ना अपने साथ लाने के लिए। तो वो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ मुझे वैसे ही दे रहे थे। फिर वो बोलती है कि मैं सब सच बता दूंगी मालकिन को कि तुम उनकी जो भी जासूसी कर रही हो। फिर वो नरमीन को बताती हो और ये सुनकर ना वो लड़की डर जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है मरजान और आतिश पर। मरजान ना मेकअप कर रही होती है और आतिश परफ्यूम वगैरह लगाकर रेडी हो रहा होता है। तो वो मरजान को छेड़ने के लिए बोलता है कि वो तुम्हारे मुंह पर जो आटा लगा था वो कहाँ गया? तो मरजान को देखकर फिर वो हंसने लग जाता है। फिर मरजान खड़ी होती है और आतिश के पास आती है। फिर वो बोलती है कि तुम क्या सोच रहे थे कि मैं हमेशा के लिए ऐसी रहूँगी? तुम्हें पता नहीं होगा पर मैं तुम्हें बता दूँ कि एक पानी नाम की ना चीज़ होती है जिससे हम अपना ना फेस वॉश कर सकते हैं। तो आतिश कहता हाँ हाँ। फिर वो बोलती है कि तुम्हें खुशी हो रही होगी ना मुझे ऐसे देख के कि मैं मेरे से किचन में कोई भी काम नहीं होता और मेरे से कुकिंग नहीं होती। और तो आतिश ना स्माइल करने लग जाता है। वो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है पर मैं खाने के लिए रेडी हूँ कि तुमने क्या बनाया है, तो मैं वेट नहीं कर सकती। तो ये बात सुन के ना मरजान स्माइल करने लग जाती है और आतिश उसे देखता रहता है। फिर आतिश के हाथ में ना परफ्यूम होता है, वो टेबल पर परफ्यूम रखने ही जाता है कि वो मरजान के बिल्कुल बिल्कुल फेस के बिल्कुल पास आ जाता है। ये चाहता तो ये दूर से भी रख सकता था पर नहीं, इसकी चुल तो देखो, इसको मरजान के पास ही रहना है। तो फिर ये बिल्कुल मरजान के पास आ जाता है और मरजान को ना देखने लग जाता है। फिर मरजान भी उसको देखने लग जाती है। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। फिर मरजान उसे रोक लेती है, उसका हाथ पकड़ लेती है। वो बोलती है कि हमारे घर में बहुत टाइम बाद गेस्ट आए हैं तो तुम्हें ना अपनी जैकेट पहन लेनी चाहिए। तो फिर वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी चीज़ों को वैल्यू देते होंगे। फिर वो बोलती है कि तुमने परफ्यूम भी तो लगाया ही है ना, तो अभी जैकेट भी पहन लो, उनको अच्छा लगेगा। तो फिर वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि सच में उन्हें अच्छा लगेगा? फिर वो बोलती है कि हाँ, कहती है कि मुझे लगता है कि तुम जैकेट में अच्छे लगोगे और प्लीज़ जैकेट पहन कर ही जाना। फिर बोलता है कि अच्छा मैं जैकेट में अच्छा लगूँगा। फिर वो बोलती है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही थी, मैं ऐसे कह रही थी कि गेस्ट आए हैं उन्हें अच्छा लगेगा। और ये सुनकर ना आतिश स्माइल करने लगता है और मरजान अलमीरा से एक जैकेट निकाल कर बाहर लेकर आती है और बोलती है कि इसे पहन लो, ये तुम्हारे इस कपड़ों पर सूट करेगी। और वो उस पर लगाकर वो जैकेट देखने लग जाती है और आतिश स्माइल करने लग जाता है। फिर ना आतिश बीइंग बेशर्म वो मरजान के सामने ही अपने कपड़े उतारने लग जाता है और टी शर्ट चेंज करने लग जाता है। और फिर वो बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि मैं सामने खड़ी हूँ और अपने कपड़े चेंज करने लग गए हो? और वो दूसरी तरफ मुँह कर लेती है और पीछे खड़ा आतिश स्माइल करते रहता है। फिर आतिश जैसे कपड़े पहनने लगता है ना, तो उसके हाथ दर्द होने लग जाता है जिस हाथ पर उसके गोली लगी थी। फिर वो मरजान को कहता है कि क्या तुम मेरे शर्ट पहनाने में मदद करोगी? तो मरजान कहती है हाँ। तो फिर वो उसको शर्ट पहनाती है और वो दोनों ना स्माइल करने लग जाते हैं।
जाते हैं एक दूसरे की आंखों में देखकर। तो मरजान उसकी आंखों में देखती रहती है और आतिश भी उसकी तरफ देखता रहता है। फिर वो कहता है कि मेरे ना हाथ दर्द कर रहे हैं, मेरे से बटन खुद पे खुद लगाए नहीं जाएंगे, क्या तुम मेरे बटन भी लगा दोगी? फिर मरजान कहती है मैं। आतिश कहता है हाँ तुम। तो मरजान कहती है ठीक है। तो मरजान ना फिर उसकी शर्ट के बटन भी लगाने लग जाती है और आतिश ना बिल्कुल उसके साथ अपना हेड से हेड जॉइन कर लेता है और उसकी तरफ देखता ही रहता है और मरजान भी उसकी तरफ देखती रहती है। फिर मरजान उसको कोट भी पहना देती है और बोलती है कि अब तुम काफ़ी अच्छे लग रहे हो, इसलिए मैंने बोला था कि ये कोट और जैकेट वगैरह पहन कर आना ताकि तुम प्रेजेंटेबल लगो गेस्ट्स के आगे। फिर उसके बाद मरजान जाती है और हैंकरचीफ लेके आती है और बोलती है कि इसे भी लगा लो, ये तुम्हारी इस शर्ट और कोट के साथ काफ़ी अच्छा लगेगा। तो वहाँ पर खड़ा ना आतिश उसे देखता ही रहता है और बोलता है कि अच्छा तो मैं तुम्हें अच्छा लगूँगा। तो फिर उसे ना पुरानी बातें याद आने लग जाती हैं, कैसे आंटी ने उनका हाथ एक दूसरे के हाथ पर रखा था। फिर वो बोलती है कुछ ऐसा कुछ नहीं है, मैं जा रही हूँ यहाँ से, और वो वहाँ से चली जाती है और आतिश पीछे से स्माइल करने लग जाता है। फिर वो एकदम से स्माइल बंद कर देता है और फुल गुस्से के मूड में आ जाता है। अब इसको मूड स्विंग्स हो गए हैं गाइस। तो फिर वो बोलता है कि आतिश क्या कर रहे हो तुम, अपने आप को बांधो, तुम उसके करीब नहीं जा सकते। और इतना बोलकर फिर वो वहाँ से नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर सब लोग ना डिनर कर रहे होते हैं और जो आंटी और अंकल होते हैं ना वो बोल रहे होते हैं कि अगर आपको अच्छी सांस लेनी है तो आपको विलेज में ही मिलेगी, शहर में तो काफ़ी पॉल्यूशन वगैरह हो जाता है। फिर वो एकदम से टॉपिक चेंज कर देती है और बोलती है तुम्हें पता है कि बेस्ट गिफ्ट क्या होता है? तो कमाल पूछता है नहीं मुझे नहीं पता। फिर वो बोलती है कि बेस्ट गिफ्ट होता है जब भगवान हमें एक बच्चा देता है। तो नरमीन पानी निकल जाता है उसके मुंह से बाहर और हाइदर उसे देखने लग जाता है और कमाल भी ना ब्लश करने लग जाता है और असली का तो फुल मुंह बन जाता है और उसकी माँ का भी, वो तो जल बुन जाती हैं। और कमाल फुली ब्लश करता रहता है जैसे इसको बोला हो, बट यार जब भी ये ब्लश करता है ना तो मेरे बटरफ्लाइज आ जाती हैं। तो फिर असली और उसकी माँ ना पूरी ऐसे जल बुन जाती है और आतिश भी उनकी तरफ देखने लग जाता है और मरजान भी। तो फिर वो लेडी जो ओल्ड लेडी है फिर वो बोलती हैं कि सबसे बेस्ट गिफ्ट यही है कि शादी के बाद अगर हमारे एक बच्चा हो जाए और इस मेंशन में, इतना बड़ा मेंशन है तुम्हारा और यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा रोज़ खेले और आप सबकी ज़िंदगियों में खुशी भर दे, तो आप सबको कैसा लगेगा? अच्छा ही लगेगा ना। और ये सुनकर ना असली और उसकी माँ तो फुल ऐसे जल बुन जाती हैं और फुल गुस्से में होती है और जो मरजान है वो आतिश की तरफ देखने लग जाती है। और फिर जो अंकल होते हैं ना वो बोलने लग जाते हैं कि अगर जल्दी से बच्चा हो जाए ना तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हम पर जब भगवान मेहर करता है तो हमें बच्चा एक ज़रूर मिलता है। तो तुम भी अब बच्चे के बारे में सोच लो और इस मेंशन को एक बच्चा दो ताकि यहाँ पर सब लोग खुश हो जाएं। तो फिर आतिश कहता है जी हमें भी बच्चा चाहिए। और ये सुनकर असली का तो कोई हाल ही नहीं होता और उसकी माँ का भी नहीं। तो फिर वो बोलता है कि क्या पता भगवान हमें जल्दी से एक बच्चा दे दे और हम पर मेहर कर दे। और सब लोग कहने लग जाते हैं हाँ हाँ भगवान करे तुम्हें बच्चा हो। फिर वो मरजान को ऐसे हग कर लेता है और बोलता है क्यों बीवी, तुम भी यही चाहती हो ना कि हमें एक बच्चा हो, और असली का तो मुंह आप देख ही सकते हो। फिर वो बोलता है कि क्या कहती हो, क्यों ना हम एक बच्चा कर ही लें। तो मरजान सबकी तरफ देखने लग जाती है और फिर बोलती है कि ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। और ये देखकर असली का तो खून ऐसे ना पूरा उबाले मारने लग जाता है। फिर जो आंटी है ना वो देख लेती है उन दोनों का मुंह। तो फिर वो बोलती है कि धर्मस मुझे ना ये दोनों लेडीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इनकी आंखें देखो ऐसे लगता है ये कोई ना ऐसे कांड करने वाली हो, कितनी नफरत भरी है इन दोनों की आंखों में। फिर असली की माँ बोलती है कि आज का खाना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, पता नहीं नमक कम था कि क्या कम था, मेरे को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो नरमीन बोलती है कि नमक कम नहीं था, इसमें ऑयल कम था आज, और तुम्हें क्यों अच्छा लगेगा आज। तो फिर ये सब देखकर ना आतिश उनको बोल देता है कि चुप होकर खाना खा लो। तो फिर वो जो औरत होती है ना वो बोलती है कि इस घर में इसका मतलब जल्द से एक और सरप्राइज़ आएगा। तो फिर वो बोलती है कि तुम्हें पता है आतिश, मरजान ने तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान किया है। वो बोलते हैं सरप्राइज़। तो मरजान उठकर सरप्राइज़ लेने जाती है। असली अपनी माँ को बोलती है कि हॉरर मूवी ना अभी स्टार्ट होने ही वाली है, अभी देखना आप। तो जैसे ही मरजान बाहर आती है और वो केक लेकर आती है
तो वो धीरे-धीरे वापस आ रही होती है और एक्सप्रेशन चेक कर रही होती है आतिश के। और आतिश जैसे ही मरज़ान के हाथ में वो चॉकलेट केक देखता है ना, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर आ जाता है और उसे पुरानी यादें आ जाती हैं। जब वो छोटा था, वो अपनी बहन के लिए एक चॉकलेट केक लेकर जा रहा था और ये देखकर ना उसका मतलब पूरा मुँह लाल हो जाता है और पूरा वो गुस्से में हो जाता है। फिर वो जैसे-जैसे धीरे-धीरे वहाँ पर आती है, तो वहाँ पर असली और उसकी माँ तो फुल खुश हो रही होती हैं, क्योंकि उनको पता था कि अब हंगामा होगा। और मरज़ान वहाँ पर आकर केक रख देती है और मरज़ान ना उसकी तरफ देखने लग जाती है कि उसका क्या रिएक्शन है। पर वहीं पर उसे फिर से याद आती है आतिश को कि कैसे वो केक लेकर गया था अपनी बहन के इलुल के लिए। और वो वहाँ वहाँ पर जाकर कहता है कि बहन ये खा लो, मैं केक लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। और वो उसके सामने केक रख देता है और आतिश को फिर से ये बातें बहुत ज़्यादा तंग करने लग जाती हैं और वो फुल गुस्सा हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बोलता है कि तुमने कहा था ना तुम्हें चॉकलेट केक पसंद है और मैं तुम्हारा भाई हूँ और इसलिए मैंने ये तुम्हारी पूरी की है डिमांड। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर असली और उसकी माँ पूरी खुश होती हैं, क्योंकि उनको पता है अब फिर से हंगामा होगा। फिर हमें बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि जैसे ही वो केक खाने लगती है ना, वहाँ पर हाइदर आ जाता है और वो इल्लुल को उठाकर वहाँ से ले जाता है। तो आतिश उससे छुड़वाने की कोशिश करता है कि मेरी बहन को छोड़ दो प्लीज़, मेरी बहन को कहीं मत लेके जाओ। पर जो हाइदर है वो उसे धक्का दे देता है और वो नीचे गिर जाता है और इल्लुल को लेकर वहाँ से चला जाता है और जो ताहिर है उसको बाहर से लॉक कर जाता है और वो केक वहीं पर गिरा रह जाता है। और ये देखकर ना उसका दिमाग फिर से आतिश का ख़राब हो जाता है और वो ज़ोर से चिल्लाता है, इसका क्या मतलब है? ये केक तुम यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? और ये देखकर सब लोग डर जाते हैं और सब लोग वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और मरज़ान को समझ ही नहीं आता कि ये मेरे पर चिल्ला क्यों रहा है और सब लोग ऐसे शॉक हो जाते हैं कि हो क्या गया? तो मरज़ान कहती है कि क्या हुआ? व्हाट हैपन? तो जो आतिश है वो फुल गुस्से में उसकी तरफ देख रहा होता है। फिर उसके बाद वो केक की तरफ देखता है, तो केक की तरफ देखते-देखते वो केक उठाता है और ज़ोर से ज़मीन पर पटक देता है और वो सारा केक जो मरज़ान ने इतनी मेहनत से बनाया था, वो टूट जाता है। इसको फिर से मूड स्विंग्स आ गए गाइज़। जिसे देखकर ना मरज़ान बिल्कुल शॉक हो जाती है और वहाँ पर खड़े लोग सब लोग शॉक हो जाते हैं और आतिश गुस्से में मरज़ान की तरफ देखने लगता है और असली और उसकी माँ तो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, क्योंकि उनका तो प्लान सक्सेसफुल हो गया होता है, क्योंकि वो दोनों तो मरज़ान और आतिश को दूर करना ही चाहते थे। और कमाल को ना बहुत ज़्यादा तरस आता है मरज़ान पर, क्योंकि उसे पता था मरज़ान आतिश को हर्ट नहीं करना चाहती थी, बस उसे सरप्राइज़ करना चाहती थी और ये काम गलत हो गया। और असली और उसकी माँ तो एक दूसरे को लुक्स देती रहती हैं और पूरी खुश होती हैं कि अच्छा हुआ इन दोनों की लड़ाई हो गई। फिर मरज़ान ना केक की तरफ देखती रहती है और उसकी ना आंखों में से आंसू बाहर आ जाते हैं और वो फिर पूछती है उससे कि हुआ क्या है, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? तो अभी भी कुछ भी नहीं बोलता आतिश और वो उससे की तरफ ही कॉन्टीन्यूसली देखता रहता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। तो मरज़ान हौसला फिर से करती है, फिर से पूछ लेती है कि क्यों, तुमने मेरा केक क्यों ख़राब किया? पर आतिश फिर भी कुछ नहीं बोलता और उसकी भी आंखों में ना हल्के हल्के से आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से चला जाता है बिना कुछ बोले और सब लोग उसे जाते हुए देखते रहते हैं। इवन दो कमाल भी उसे रोकने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे भी पता है कि आतिश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है। पर आतिश को ना ऐसे इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी मरज़ान की सबके सामने, तो फिर वो वहाँ से चला जाता है। तो जो मरज़ान की माँ होती है ना, वो मरज़ान को ताने मारने लग जाती है वहाँ पर खड़ी-खड़ी और बोलती है कि दे रही है सरप्राइज़, ऐसे आदमी के लिए सरप्राइज़ कभी मत प्लान करना, क्योंकि वो कभी भी तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल नहीं होने देगा और ना ही तुम्हारी सरप्राइज़ को कभी लाइक करेगा। फिर वो बोलती है कि आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या हुआ है, और मरज़ान भी वहाँ से चली जाती है और कमाल लिटरली बहुत ज़्यादा फील करता है। और यहाँ पर असली और उसकी माँ तो सेलिब्रेट कर रही हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आतिश ना स्टडी रूम में आ जाता है और अपना कोट फेंक कर मारता है और ना वापस से सोचने लग जाता है और वहीं पर आ जाती है वापस से मरज़ान और आकर वो पूछती है कि तुम्हें हुआ क्या है, बताओ मुझे। मरज़ान ना बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और उसकी आंखों में से ना आंसू निकल रहे होते हैं और वो पूछती है कि मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, बताओ मुझे क्या हुआ है। वो बोलता है कि अभी नहीं, अभी चुप हो जाओ। पर वो नहीं हटती और वो जाकर वहाँ पर चेयर पे बैठ जाता है। फिर मरज़ान भी उसके पीछे पीछे जाती है और बोलती है कि नॉट नाउ,
तुमने सबके सामने मेरी इंसल्ट की है और वहाँ पर गेस्टेस भी आए हुए थे और उनके सामने भी तुमने मेरी इंसल्ट कर दी और इतने ज़्यादा रूड हो गए तुम उन लोगों के सामने। तो आतिश को ना फिर से गुस्सा आ जाता है। तो आतिश उससे फिर से बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला ना अभी मेरे से बात मत करो। तो वो फिर से उसको ऐसे गुस्से से देखता ही रहता है और मरजाना फिर चुप हो जाती है 2 मिनट के लिए और उसकी आंखों में से फिर से पानी आ जाता है। फिर ना वो बोलती है कि मुझे ना सच में तुम्हारी समझ नहीं आ रही कि मैंने तुम्हारे साथ गलत क्या किया है। प्लीज़ एटलीस्ट मुझे ये तो बता दो कि मैंने किया क्या है, हुआ क्या है, मुझे पता ही नहीं चला। मैंने तो सिर्फ तुम्हारे लिए एक केक बनाया था। पर आतिश कुछ नहीं बोलता और सुनता रहता है। फिर वो बोलती है कि क्या ये उससे रिलेटेड है कि तुम्हारे चाइल्डहुड में कुछ हुआ था। और वो ज़ोर से बोलता है इनफ मरजान, चुप हो जाओ। तुम्हें पता नहीं चलता कि मैं अभी बात नहीं करना चाहता और मेरे पास्ट को बार 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 मेरे सामने लेकर आना बंद करो और मेरे पास्ट में जाना भी बंद करो। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहता। और मरजान ये सुनकर ना बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और आतिश उससे ना ऐसे लड़ता ही रहता है और बोलता है कि ये तुम्हारा काम नहीं है पता करना। और वो वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है और मरजान ना पीछे खड़ी होकर बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है और वो बोलती है कि ऐसा तुम्हारे साथ क्या हुआ था अनाथ आश्रम में कि तुम ऐसे बन गए कि तुम्हें इन चीज़ों से नफ़रत हो गई। और बाहर बेचारा कमाल इंतज़ार कर रहा था आतिश का और वो भागकर आतिश के पास जाता है और पूछता है आतिश क्या तुम ठीक हो। आतिश ना फिर उसे गुस्से से बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ और जो सिनेमा वाला हमने प्लान किया था ना वो भी कैंसिल कर दो, अब मुझे वो नहीं चाहिए, सब कुछ कैंसिल कर दो कमाल। तो कमाल बोलता है कि देखो मुझे पता है कि तुम अभी ठीक नहीं हो, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम ले लेते हैं, सिनेमा वाला बाद में बंद कर देंगे, सब कुछ रेडी है। तो वो फिर से बोलता है कि कमाल मेरी बात सुनो, ये सब ख़त्म होना चाहिए। फिर वो बोलता है कि ठीक है लिसन टू मी, अभी गुस्सा मत करो, थोड़ा टाइम ले लो, तब तक तुम काम डाउन हो जाओगे और हम जब अगर अगर तुम बाद में मुझे कहोगे कि कैंसिल कर दो तो मैं कैंसिल कर दूंगा, पर अभी शांत हो जाओ ठीक है। तो आतिश उसकी बात सुनता है और चुप हो जाता है। तभी वो गेस्ट आए होते हैं ना अंकल आंटी, वो वहाँ पर आ जाते हैं कमाल के पास और आतिश के पास। तो आतिश उनके पास जाता है और बोलता है कि आई एम सो सॉरी, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई और मैंने आपको ऐसे ट्रबल किया। तो फिर वो बोलती है कि कोई बात नहीं बेटा, ऐसे हो जाता है कभी कभी और कोई ना कोई तो रीज़न होगा, पर तुमने ना मरजान को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। तो वो जो अंकल होते हैं ना वो बोलते हैं चुप हो जाओ चुप हो जाओ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और वो औरत चुप कर जाती है। फिर कमाल भी ना ऐसे थोड़ा सैड हो जाता है मरजान का नाम सुनकर। फिर ना वो आदमी कहता है कोई बात नहीं, हम सोने जा रहे हैं, कल बात करेंगे ठीक है। तो वो बोलता है आतिश ओके ठीक है गुड नाइट, और वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो औरत बोलती है कि अभी गुस्सा मत करना, अभी आराम से जाकर सो जाना, और इतना बोलकर वो भी वहाँ से चले जाते हैं। और आतिश और जो कमाल है वो बाहर रह जाते हैं और कमाल भी सोच रहा होता है कि अब क्या होगा। और जो आतिश है ना तो वो खुद ही खुद सोच रहा होता है कि मैं मरजान को क्यों हर्ट कर देता हूँ हमेशा, इवन दो ये तो उसका फॉल्ट भी नहीं था। फिर ना बाहर बैठी सिसक मलिक का वेट कर रही होती है और मलिक वहाँ पर आ जाता है। तो सिसक मलिक को आवाज़ लगाती है कि मलिक मलिक प्लीज़ रुक जाओ, प्लीज़ मेरी बात सुनो। फिर वो बोलती है कि मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो मेरे से, पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, मुझे लगा था कि मालकिन आपको और मुझे दोनों को बाहर निकाल देगी, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ब्रेकअप किया था। वो बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर उन्होंने मुझे निकालना था तो निकाल देती, बट तुम मुझसे ब्रेकअप क्यों करती। और ये बात सुनकर ना वो काफ़ी फिर से अपसेट हो जाती है और वो बोलती है कि आई प्रॉमिस अब से ज़हरा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और ना ही मैं उसकी कोई बात सुनूंगी और ना ही मैं कुछ करूँगी। अब मैं पक्का तुमसे कोई ब्रेकअप नहीं करूँगी, पर प्लीज़ मुझे एक बार माफ़ कर दो। पर वो नहीं सुनता। फिर वो बोलता है कि ये तुम पहले भी कर चुकी हो सिसक, अब मैं कोई बात नहीं चाहता और प्लीज़ मेरे पे दबाव बनाना बंद करो। फिर वो चुप हो जाती है। फिर मलिक उसे फिर से कहता है कि प्लीज़ अब दोबारा मुझे मत रोकना और मेरी यहाँ पर वेट मत करना। फिर वो बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, मेरी माँ वेट कर रही है और मैं जा रही हूँ और प्लीज़ मुझे इग्नोर करना बंद कर दो। और वो इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर सीन दिखाया जाता है मरजान का। मरजान ना अंदर रूम में बैठी सोच रही होती है पुरानी बातें, जैसे कि उसके आतिश की पीठ के निशान और वो जो केक बनाकर लाई थी उस पर जो आतिश का रिएक्शन था इतना गुस्से वाला, और उसने गुस्से में वो सब कुछ फेंक दिया था। वो सोच रही थी कि क्या
हुआ था उसके बचपन में ऐसा उसके साथ, जो वो इतनी नफ़रत करता है इन सब चीज़ों से और वो मुझे बता भी नहीं रहा। और इतना ये सोच ही रही होती है कि तभी गेट नॉक होता है और आतिश वहाँ पर आ जाता है और आतिश को देखकर ना वो जल्दी से लेट जाती है। तो आतिश डोर बंद करता है और मरजान की तरफ देखने लगता है और देखता है कि मरजान सो रही है, पर मरजान सो नहीं रही थी, वो सोने का सिर्फ नाटक कर रही थी। आतिश ना फिर उसकी तरफ देखता है और सोचता है कि मैंने आज इसको कितना अपसेट कर दिया। फिर वो जाता है, अपनी चादर उठाता है और बैठ कर ना फिर से मरजान की तरफ देखता रहता है। और मरजान ना इनोसेंटली वहाँ पर सो रही होती है, आई मीन सोने का नाटक कर रही होती है, और वो जल्दी से फिर लेट जाता है और मरजान फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर उसे देखने लगती है और वो देखती है कि वो तो चुपचाप लेट गया। वो आंखें खोलती है थोड़ी थोड़ी और उसे देखती रहती है। फिर वो नहीं रह पाती और बेड पर बैठ जाती है। फिर वो बोलती है कि तुम मुझे बता क्यों नहीं देते सच, तुम चाहते क्या हो मुझसे, मैं तुमसे सच बता रही हूँ। फिर वो बोलता है कि वहाँ कुछ है ही नहीं बताने को, मैं बताऊँ क्या तुम्हें। फिर मरजान बोलती है कि है, तुम बस मुझे बता नहीं रहे हो। जो तुम्हारी पीठ पर निशान है और जो तुम्हारा रिएक्शन था केक पर, ये सब तुम्हारी चाइल्डहुड से रिलेटेड है ना, तुम मुझे बताते क्यों नहीं। पर वो कुछ नहीं बोलता, वो लेटा लेटा रहता है। फिर बोलती है कि दिस इज़ नॉट फेयर, तुम्हें मेरे पास्ट के बारे में, तुम्हें मेरे प्रेजेंट के बारे में सब कुछ पता है, पर तुम मुझे कुछ भी नहीं बता रहे। मैं जितना तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ, तुम उतनी ही हमारे अराउंड वॉल्स क्रिएट कर लेते हो, तुम मुझे करीब आने ही नहीं देते। तुम चाहते क्यों, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हें समझती हूँ। और आतिश ना उसकी तरफ देखने लग जाता है। फिर ना आतिश गुस्से में मरजान को बोलता है कि तुम 10 मिनट चुप नहीं रह सकती, मुझे अभी कोई भी बात नहीं करनी तुमसे, प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। तो मरजान उसकी तरफ देखती है। फिर वो बोलता है कि प्लीज़ लीव मी अलोन, और चुप हो जाओ, मुझे तुमसे नहीं बात करनी। फिर मरजान चुप करके वहाँ से खड़ी होती है और जाकर वापस से वहीं पर लेट जाती है और सो जाती है। और फिर भी वो उसके बारे में सोचती रहती है, पर फिर वो सोचती है अब मैं उसके बारे में कुछ नहीं सोचूंगी। और इधर जो आतिश है वो भी सोने की कोशिश कर रहा होता है और मरजान सो जाती है और आतिश अभी भी मरजान के बारे में ही सोच रहा होता है। और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है।